नमस्कार। आज़ादी से ठीक 15 दिन पहले महात्मा गांधी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे थे। उससे पहले वाइसराय माउंटबेटन ने सभी रियासतों को बता दिया था कि वो भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन ज़्यादातर प्रजा मुसलमान थी। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम आबादी की बिना पर कश्मीर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह खुद को स्वतंत्र देश रखना चाहते थे, जबकि भारत के नेता चाहते थे कि कश्मीर उनका हो। नेहरू की गुजारिश पर महात्मा गांधी रावलपिंडी से होते हुए श्रीनगर पहुंचे। दिल्ली से जब गांधी कश्मीर के लिए निकले तो एक बयान दिया। गांधी ने कहा कि ये कश्मीर के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखा है कि इस बयान की पृष्ठभूमि में जब गांधी झेलम नदी के पास से श्रीनगर में प्रवेश कर रहे थे तो उनका अद्भुत स्वागत हुआ। हजारों हजार की संख्या में मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे महात्मा गांधी की जय का नारा लगा रहे थे। सड़क किनारे खड़ा होकर गांधी का इस्तकबाल करने वालों में कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला की पत्नी भी शामिल थीं। श्रीनगर में गांधी ने लोगों से कहा कि आप स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में रहने के लिए। लोगों का हुजूम चिल्ला उठा, हम आपके साथ रहेंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। कश्मीर के इस भारत प्रेम से जिन्ना के कान खड़े हो गए और तभी से कश्मीर, जो भारत का अविभाज्य अंग है, वो पाकिस्तान की आंखों का कांटा बना हुआ है। जिन्ना ने कश्मीर को बंदूक की गोली से जीतना चाहा, लेकिन गांधी ने प्यार की बोली से जीत लिया। गांधी से ये जिन्ना की आखिरी राजनीतिक मुठभेड़ थी, जिसकी शुरुआत 3 दशक पहले शुरू हो गई थी। 1914 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लंदन पहुंचे थे। वहां गांधी के सम्मान में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे। तब तक गांधी सूट बूट वाले गांधी थे। उस पार्टी में ही भारत की राजनीति और समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की पहली बार मुलाकात हुई। दोनों में कुछ स्वाभाविक समानताएं भी थीं। दोनों गुजरात के काठियावाड़ इलाके से आते थे। दोनों बैरिस्टर थे। दोनों की कम उम्र में शादी हो गई थी, गांधी की 13 साल में तो जिन्ना की 15 साल में। दोनों करीब करीब हम उम्र थे, क्योंकि उनकी उम्र में सिर्फ 7 साल का अंतर था। लंदन की उस पार्टी में दोनों ने भारतीय राजनीति पर जो बात की वो सिर्फ औपचारिकता थी। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन जानना अभी बाकी था। 2 साल बाद 1916 में दूसरी बार दोनों की मुलाकात हुई, अब की बार मुंबई में और जिन्ना के घर पर। इस बार भी गांधी के सम्मान में एक पार्टी रखी हुई थी, जिसके मेजबान गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्हें गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वहां गांधी ने मौजूद लोगों से कहा, मैं बहुत खुश हूं कि कांग्रेस में न केवल मुसलमान शामिल हैं, बल्कि इस शाखा के इंचार्ज भी हैं। गांधी की ये टिप्पणी जिन्ना को खल गई। ऐसा इसलिए कि वो खुद को हिंदू मुस्लिम एकता का चैंपियन मानते थे, जैसा गोखले की उनके बारे में धारणा थी। दूसरी बात कि वो कांग्रेस की राजनीति में खुद को गांधी से बड़ा और सीनियर मानते थे। तीसरी बात ये थी कि वो बैरिस्टरी के पेशे में भी खुद को गांधी से सीनियर मानते थे। जिन्ना उस दौर में बहुत ज़्यादा फीस लेने वाले वकीलों में गिने जाते थे। जिन्ना को ये बात चुभ गई थी कि गांधी ने उनकी तमाम उपलब्धियों पर महज एक शब्द मुस्लिम को हावी हो जाने दिया। राजमोहन गांधी अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड में लिखा है कि 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता इकट्ठा हुए तो जिन्ना गांधी के असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह उसी रास्ते पर थी जो रास्ता गांधी दिखा रहे थे। तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग का साझा प्रयास होम रूल लीग था, जिसे गांधी ने बदलकर स्वराज कर दिया। साथ ही साम्राज्य के अंदर होम रूल लीग की जगह गांधी ने साम्राज्य से पूर्ण मुक्ति का नारा भी उछाल दिया। जिन्ना ने इस परिवर्तन का विरोध किया। शुरू में चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल और मदन मोहन मालवीय भी साम्राज्य के अंतर्गत ही बदलाव चाहते थे, जबकि अली बंधु संपूर्ण स्वराज्य और गणतंत्र से कम के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में गांधी का सुझाया रास्ता बीच में आया कि ना हम साम्राज्य में रहेंगे,
ना संपूर्ण स्वराज्य की बात करेंगे बल्कि स्वराज की मांग करेंगे। लेकिन जिन्ना इसका भी विरोध कर रहे थे। जब अपने भाषण में जिन्ना ने मिस्टर गांधी का संबोधन किया तो ढेर सारे लोग चिल्लाने लगे कि मिस्टर गांधी नहीं बल्कि महात्मा गांधी कहिए, महात्मा गांधी कहिए। हालांकि जिन्ना इस दबाव में झुके नहीं और वो अपने संबोधन में मिस्टर गांधी ही कहते रहे, लेकिन इन सब से वो इतना नाराज और आहत हो गए कि उसी रात ट्रेन पकड़कर नागपुर से मुंबई चले गए। जिन्ना धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति से दूर होते गए। हालांकि 1928 तक कभी कभार ही सही कांग्रेस से उनका नाता बना हुआ था, लेकिन उसी समय उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया, एक बड़ा झटका लगा। उनकी पत्नी मरियम जिन्ना का 20 फरवरी 1929 को देहांत हो गया। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में जिन्ना शेक्सपियर के नाटकों के किरदार रोमियो का रोल निभाते थे। कौन जानता था कि वास्तविक जीवन में भी उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 12 वर्षों में ही खत्म हो जाएगी। 1916 की गर्मियों में जिन्ना के एक दोस्त दिनसा पेतित ने उन्हें दार्जिलिंग आने का निमंत्रण दिया। मुंबई की उमस भरी गर्मियों से परेशान होकर जिन्ना ने सोचा कि कुछ दिन तक दार्जिलिंग की ठंडी वादियों में गुजारा जाए। जिन्ना तब 40 साल के थे। वहीं उनकी मुलाकात 16 साल की रत्तनबाई पेतित से हुई, जो दिनसा पेतित की बेटी थी। बेहद प्रोफेशनल और तरीके वाले जिन्ना को रत्तनबाई से प्यार हो गया। रत्तन को भी जिन्ना से प्यार हो गया। एक रात डिनर टेबल पर जिन्ना ने दिनसा से पूछा कि अंतरधर्मीय शादी के बारे में उनका क्या ख्याल है। पारसी समुदाय से आने वाले दिनसा ने कहा, अच्छा ख्याल है। इस पर जिन्ना ने कहा कि मैं आपकी बेटी रत्तन से शादी करना चाहता हूँ। दिनसा गुस्से में आपा खो बैठे। उन्होंने जिन्ना से उसी वक्त उनका घर छोड़ देने के लिए कहा। जिन्ना रत्तन के पिता की उम्र के थे। रत्तन नाबालिग थी, लेकिन दार्जिलिंग में दिनसा का घर छोड़ने के बावजूद जिन्ना रत्तन की यादों को छोड़ नहीं पाए। वो लगातार रत्तन के संपर्क में रहे और जब 2 साल बाद 1918 में रत्तन बालिग हो गई तो जिन्ना ने पहले रत्तन का धर्म परिवर्तन कराया, उन्हें पारसी रत्तनबाई पेतित से मुस्लिम धर्म की मरियम बनाया और 19 अप्रैल 1918 को निकाह कर लिया। पता नहीं जिन्ना के लिए वो प्यार था या एक कामुकता भरा लगाव, लेकिन रत्तन के लिए तो ये जिन्ना के प्रति एक उन्मादी आकर्षण था। जिन्ना के सहायक रहे और बाद में भारत के शिक्षा मंत्री बने। मोहम्मद करीम छागला ने अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में लिखा है कि एक दिन रत्तन जिन्ना के लिए लंच लेकर मुंबई के टाउन हॉल में आई। उन्होंने जिन्ना से पूछा कि सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। जिन्ना ने रूखेपन से कहा कि मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम क्या लेकर आई हो। इस पर रत्तन बोली कि तुम्हारे लिए हैम सैंडविच लाई हूँ। इस पर जिन्ना ने माथा ठोंक लिया, ये तुमने क्या किया? तुम चाहती हो कि मुसलमानों को पता चल जाए कि मैं जो सैंडविच खा रहा हूँ उसमें सूअर का मांस मिला है और मैं चुनाव हार जाऊँ? रत्तन, जो तब तक मरियम बन चुकी थी लेकिन ख्यालों में उतना ही आज़ाद थी, वो ये सब सुनकर सन्न रह गई। वो दुखी होकर घर लौट आई और शायद ये सोच रही होंगी कि जिस आज़ाद ख्यालों के एक प्रगतिशील शख्स से उन्होंने प्यार किया था वो क्या निकला। लेकिन ऐसे विरोधाभासों के बीच जिन्ना की जिंदगी गुजरती रही। बाद में उनकी इकलौती बेटी दीना ने जब एक पारसी लड़के नेविल वाडिया से शादी करने का फैसला जिन्ना को सुनाया तो जिन्ना ने गुस्से में पूछा कि क्यों, तुम्हें कोई मुस्लिम लड़का नहीं मिला क्या? दीना ने तपाक से जवाब दिया कि क्यों, आपको कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली थी क्या? लेकिन दीना से कड़वाहट भरे संबंधों से पहले जिन्ना के संबंध दीना की मां मरियम उर्फ रत्तन से खराब हो चुके थे। उसी कड़वाहट के बीच 20 फरवरी 1929 को महज 29 साल की उम्र में रत्तन का मुंबई के ताजमहल होटल में देहांत हो गया। उनका शव होटल के कमरे में मिला था। जिन्ना के व्यक्तित्व में विचलन था, गांधी में स्थिरता थी। उसी स्थिरता में गांधी का प्रभाव कांग्रेस में इतना बढ़ गया कि कांग्रेस उनके इशारे के बगैर एक कदम भी चल नहीं सकती थी। एक वक्त जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पक्षधर थे, लेकिन 1930 आते आते वो बहुत तेजी से खुद को मुस्लिमों का नेता बनाने में जुट गए। लेकिन
हिंदुस्तान से दूर जाकर। जिन्ना ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लंदन चले गए। वहाँ उनकी वकालत खूब चमकी। उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड में लिखा है कि जुलाई 1933 में 37 साल के लियाकत अली खान, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने, वो हनीमून मनाने के लिए लंदन पहुंचे तो हैम्स्टेड हाउस में जाकर जिन्ना से मिले। लियाकत ने जिन्ना से कहा कि मुस्लिम लीग को आप ही बचा सकते हैं। लियाकत अली खां और उनकी बेगम ने जिन्ना पर दबाव डाला कि आप भारत लौटिए और लीग को बचा लीजिए। जिन्ना ने लियाकत से कहा कि आप जाइए और पूरे देश के हालात का सर्वे कीजिए, उसके बाद आप आने के लिए कहेंगे तो मैं अपनी सारी जिंदगी इस काम में लगा दूंगा, मैं इंडिया लौट आऊँगा। भारत आने के 48 घंटे में ही लियाकत अली खान ने जिन्ना को एक तार भेजा जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, रिटर्न, लौट आइए। वो एक शब्द जिन्ना को इंडिया ले आया और उस एक शब्द ने पाकिस्तान बनाने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा दी। अगर लियाकत अली खान ने वो तार नहीं भेजा होता तो जिन्ना ब्रिटेन में अपनी जमी जमाई वकालत छोड़कर भारत बिल्कुल नहीं आते। भारत आने के बाद जिन्ना को मुस्लिम लीग ने अप्रैल 1934 में अपना अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। ये वही समय था जब गांधी ने कांग्रेस छोड़ दिया था, फिर भी कांग्रेस उनके पीछे पीछे चलती थी। जिन्ना ने लीग की बागडोर हमेशा के लिए संभाली ताकि लीग उनके पीछे पीछे चले। गांधी और जिन्ना का असली इम्तहान 1937 के चुनावों में दिखा, जिसमें कांग्रेस भारी पड़ी। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि कांग्रेस की शानदार जीत महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के जादू, नेहरू की अध्यक्षता और सरदार पटेल के कांग्रेस संसदीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किए गए काम का परिणाम थी। मुस्लिम लीग ने तमाम मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल की। अब अंग्रेजों के संरक्षण में ही सही, सत्ता की साझेदारी का सवाल था। गांधी चाहते थे कि मुस्लिम लीग को पर्याप्त साझेदारी मिले। प्रियम गांधी मोदी ने अपनी किताब व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस के तमाम नेता जिन्ना के ना इरादे को भांप पाए, ना ही उनकी क्षमता को। जिन्ना की ताकत को तब तक कांग्रेस में कोई नहीं भांप रहा था, ना नेहरू, ना पटेल, ना नेताजी, ना मौलाना आजाद। बस एक ही व्यक्ति जिन्ना के भूचाली कदमों की आहट को भांप रहा था और वो थे महात्मा गांधी। मशहूर पत्रकार फ्रैंक मोरास के मुताबिक अगर कांग्रेस ने 1937 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग को ठीक से हैंडल किया होता तो शायद पाकिस्तान कभी नहीं बनता। लेकिन इतिहास इतनी सीधी लाइन में नहीं चलता। अपने मतभेदों के बावजूद गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने साथ साथ काम करना सीख लिया था। लेकिन इनमें से किसी के लिए जिन्ना के साथ टीम बनाकर काम करना संभव नहीं था, सिवाय थोड़ा बहुत महात्मा गांधी के। उसी दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तनाव हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई में बदल रहा था। बावजूद इसके कि कांग्रेस खुद को हिंदुओं की पार्टी नहीं मानती थी और महात्मा गांधी के आशीर्वाद वाली कांग्रेस बहुत हद तक सेक्युलर थी भी। फरवरी 1938 में हिंदू मुस्लिम तनाव दूर करने के लिए गांधी और जिन्ना ने बातचीत शुरू की, लेकिन वो बातचीत नाकाम रही। उसके बाद बढ़ती दूरियों के बीच 23 मार्च 1940 का दिन आया जब मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया। उसमें पहली बार एक पूरी तरह आज़ाद मुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव रहमत अली ने रखा। जिन्ना ने उसी लाहौर की बैठक में कहा कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, वो कभी एक साथ नहीं चल सकते, वो कभी एक नहीं हो सकते। अब साफ होने लगा कि जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का नकारात्मक असर देश का विभाजन करवाकर ही रहेगा। इसीलिए 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गई। इसी बीच सितंबर 1944 में गांधी ने जिन्ना से मिलकर एक बार फिर कहा कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जिद छोड़ दे, लेकिन बात नहीं बन पाई।
जिन्ना को पहले पाकिस्तान चाहिए था, फिर आज़ादी। गांधी को पहले आज़ादी चाहिए थी और पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। फिर भी 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी और उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही शामिल हुए तो उम्मीद की एक किरण दिखाई थी। लेकिन जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था, भले ही वो पाकिस्तान माचिस की एक डिबिया के बराबर ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ विभाजन की बात से ही गांधी विचलित हो जाते थे, जबकि नेहरू और पटेल जैसे उनके सहयोगी विभाजन के लिए पूरी तरह मन बना चुके थे। गांधी ने बंटवारा रोकने के लिए 31 मार्च से 4 अप्रैल 1947 के बीच माउंटबेटन से 5 बार बातचीत की। माउंटबेटन के मुताबिक गांधी ने उनके सामने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। माउंटबेटन इस प्रस्ताव पर चौंक गए। उन्होंने गांधी से पूछा कि इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेंगे। गांधी ने हंसते हुए कहा कि अगर आप जिन्ना को बताएंगे कि ये प्रस्ताव मेरा है तो उनका जवाब होगा उस कपटी गांधी का। हालांकि माउंटबेटन ने जिन्ना को प्रस्ताव नहीं बताया। नेहरू और पटेल भी नहीं चाहते थे कि जिन्ना तक वो प्रस्ताव पहुंचे। नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का अभियान चलाया, जिसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि कोलकाता, बिहार और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भीषण दंगे छिड़ गए। वो शुरुआत थी उस हिंसा की जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार, अपना वतन छोड़कर देश बदलने के लिए मजबूर हुए थे। वो शुरुआत थी उस हिंसा की जिसमें करीब 10 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया। जिन्ना का ये किया धरा नेहरू और पटेल को बिल्कुल रास नहीं आया। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना का इंतकाल हुआ तो भारत के दोनों बड़े नेताओं नेहरू और पटेल की प्रतिक्रिया बेहद रूखी थी। बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय ने सरदार पटेल से कहा कि क्या जिन्ना के लिए तिरंगा आधा झुकाना चाहिए, तो पटेल ने बेहद रुखाई के साथ कहा कि क्यों, वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता था। लेकिन हमारा आपका एक रिश्ता है भरोसे का, इसीलिए आप हमारे इस एनडीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो इसे लाइक और शेयर करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हम बेहतर कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे और हाँ, आपके कमेंट का भी हमें इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।